2 जून को उड़ीसा के बालासोर में एक दुखद ट्रेन हादसा हमको देखने को मिलता है। उस त्रासदी में फ्रेंड्स 275 लोगों की जान चली जाती है और 1000 से ज़्यादा यात्री यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। इस ट्रेन हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और वहाँ पर खड़ी हुई मालगाड़ी, ये तीनों ट्रेन शामिल थी। इसलिए इस ट्रेन हादसे को ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट भी कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये जो दुखद ट्रेन हादसा देखने को मिल रहा है उसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो रेलवे पर और गवर्नमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। उसके बाद हम देखते हैं जो इनिशियल इंक्वायरी हमारे सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ एरर्स थे, कुछ खराबी थी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। इसको लेकर भी अभी जांच पड़ताल जारी है। और फ्रेंड्स, आज ये डिसाइड किया गया है कि सीबीआई इंक्वायरी कंडक्ट कराई जाएगी ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके और आखिरकार ये एक्सीडेंट क्यों हुआ उसके बारे में पता चल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये ट्रेन हादसा आखिरकार कैसे होता है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर जो इनिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, कवच सिस्टम के बारे में भी हम बात करेंगे और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कुछ कदम हमको उठाने चाहिए ताकि आने वाले समय में हमको ऐसे दुखद हादसे देखने को ना मिलें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। बहानागा बाजार स्टेशन में हम देखते हैं कि 4 ट्रैक मौजूद हैं। लाइन 1 और लाइन 4 पर मालगाड़ी पार्क थी। 2 और तीसरे नंबर के ट्रैक पर हम देखते हैं कि पैसेंजर ट्रेन ट्रैवल कर रही थी अपोजिट डायरेक्शन में। कोरोमंडल एक्सप्रेस साउथ की दिशा में जा रही थी चेन्नई की तरफ और हम देखते हैं हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस नॉर्थ की तरफ जा रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की उस समय स्पीड बताई जाती है कि 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन चल रही थी। हावड़ा सुपरफास्ट की स्पीड 126 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। यहाँ पर अचानक से ऐसा बताया जा रहा है कि सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ फेलियर हुआ है, कुछ गलत सिग्नल यहाँ पर दिया गया जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक से जो मेन लाइन है उसको छोड़कर, मेन रूट को छोड़कर लूप लाइन को ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर पहले से ही मालगाड़ी मौजूद थी और यहाँ पर उसका कोलिजन हो जाता है, भयानक टक्कर होती है मालगाड़ी से। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन और उससे लगे हुए डब्बे डिरेल हो जाते हैं, पटरी से हट जाते हैं और बहुत ही भयानक दुर्घटना हमको देखने को मिलती है। ये दुर्घटना और भी दुखद तब हो जाती है जब वहीं से जा रही हावड़ा एक्सप्रेस से कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे टकराना चालू हो जाते हैं और हावड़ा एक्सप्रेस भी इस हादसे की चपेट में आ जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ट्रिपल ट्रेन हादसा हमको देखने को मिलता है जहां पर एक छोटी सी चूक की वजह से इतना बड़ा हादसा हमारे सामने आता है और फिर इस हादसे में लोगों की जान जाती है और हजारों लोग घायल हो जाते हैं। हादसे के बाद हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस साइट को विजिट किया है, वहां पर जाकर जायजा लिया है राहत कार्यों का और जानने की कोशिश की है कि आखिरकार क्या चूक हुई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। फिर हम देखते हैं दूसरे नेताओं ने भी यहाँ पर अपनी सहानुभूति व्यक्त की है और मामले की जाँच की बात की है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो इनिशियल इंक्वायरी हुई है उसमें हमको क्या पता चल रहा है। 4 जून को हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने दुर्घटना स्थल पर जाकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में कुछ चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से ये दुर्घटना देखने को मिल रही है। संडे के दिन हम देखते हैं कि रेलवे बोर्ड ने रिकमेंड किया है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि पता लगाया जा सके क्या किसी ने सिग्नलिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करी थी या कुछ इंटरफेरेंस किया था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हमको देखने को मिल रहा है। रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर ने इन्वेस्टिगेट किया है पूरे मैटर को अभी तक और उन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और कौन से लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनका यहाँ पर कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बार बार हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में सुन रहे हैं, तो आइए समझ लेते हैं कि आखिरकार ये सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग बहुत ही अहम पार्ट है रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम का। इंटरलॉकिंग बेसिकली जो ट्रेन का मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करती है और सेफली और सही तरीके से ये मूवमेंट हो जाए, इसकी जिम्मेदारी इंटरलॉकिंग सिस्टम की ही होती है। इंटरलॉकिंग इंडिया में आज भी मैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली दोनों तरीके से की जाती है। मैकेनिकल सिस्टम में बेसिकली हमको हाथ से जाकर इंटरलॉक चेंज करना पड़ता है ताकि ट्रेन अपना ट्रैक बदल सके। आम भाषा में जिसको हम बोलते हैं कि ट्रेन अपनी पटरी बदल सके। और कुछ जगह पर हमको अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ये एक एडवांस वर्जन है सिग्नलिंग सिस्टम का, कंप्यूटर बेस्ड पूरा सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं जिससे हमको ट्रेन का मूवमेंट और ट्रैक की स्थिति पता चलती है। ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था ताकि 2 ट्रेन आपस में टकरा ना सकें अगर वो सेम ट्रैक पर हों,
सेम समय पर। यह सिस्टम इस बात की पुष्टि करता है कि आने वाली ट्रेन को तभी लाइन चेंज करने दी जाए जब उस लाइन पर कोई ट्रेन ना चल रही हो पहले से। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम है जिसको हम रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम बोलते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए ही ये सिस्टम आया था। आज की डेट की बात करें तो इंडिया में लगभग 2900 स्टेशंस में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम मौजूद है, यानी कि टोटल 45.5% रेलवे नेटवर्क इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को यूज़ करता है। इस सिस्टम के 3 अहम कंपोनेंट्स होते हैं: सिग्नल, पॉइंट स्विच और ट्रैक सर्किट। सिग्नल बेसिकली जो हम लाइट्स देखते हैं ग्रीन, येलो और रेड, ये ट्रेन ड्राइवर, ये हमारे लोको पायलट को बताता है कि ट्रैक की क्या इस वक्त स्टेटस है। पॉइंट स्विच को यूज किया जाता है पटरी बदलने के लिए, यानी कि ट्रैक को चेंज करने के लिए, और ये पॉइंट स्विच ही निर्धारित करता है कि ट्रेन को किस ट्रैक पर डालना है, किस ट्रैक पर उसको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर ट्रैक सर्किट बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, जिसका काम ये देखना है कि ट्रैक पर कहीं कोई दूसरा व्हीकल ना हो, दूसरी ट्रेन ना खड़ी हो या कोई भी दूसरी बाधा ट्रैक पर नहीं हो। ये काम है देखना ट्रैक सर्किट का। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। उड़ीसा के जिस ट्रैक पर यह हादसा हुआ है उस ट्रैक पर भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम था। और फ्रेंड्स, इस सिस्टम को फेल सेफ बोला जाता है। इसका ये मतलब है कि अगर मान लीजिए इस सिस्टम के किसी भी कंपोनेंट में कुछ फेलियर आ जाएगा, कुछ एरर आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली पूरे कंपोनेंट्स को रेड कर देता है ताकि पूरी गतिविधि रुक जाए और कोई भी दुर्घटना ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर ये सिस्टम फेल सेफ था तो क्या ऐसा एरर हुआ है जिसकी वजह से बाकी कंपोनेंट्स नहीं रुके और ये हादसा फिर भी हमको देखने को मिलता है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ होगा जिसकी वजह से ये हादसा हमको देखने को मिल रहा है। इन्हीं बातों को देखते हुए गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में क्या बातें हमारे सामने आती हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कवच सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में लगातार बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि हर ट्रेन में ये सिस्टम होना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमको कोई भी दुर्घटना देखने को ना मिले। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को हम कवच सिस्टम बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजी भारत ने खुद डेवलप की है, जिसको डेवलप किया गया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने भारत की दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके अंदर हमको सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 के स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। इस सिस्टम के अंदर हमको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे ये दो रेल गाड़ी के बीच में कोलिजन्स को अवॉइड कर सकता है। यहाँ पर अगर कोई ट्रेन गलती से रेड सिग्नल को क्रॉस भी कर देगी तो ये अपने ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ करेगा और ट्रेन को रोक देगा। इसी तरह अगर कोई दो ट्रेन आमने सामने सेम ट्रैक पर आ रही होंगी तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा इस चीज़ को और वहाँ पर भी अपनी ब्रेकिंग सिस्टम को यूज़ करके दोनों ट्रेनों को वहाँ पर रोक देगा। इसी के साथ यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशंस में SOS मैसेज की सुविधा भी इसके अंदर दी गई है। इसके अंदर हमको एक एडिशनल फीचर देखने को मिलता है जो है सेंट्रलाइज्ड लाइव मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट्स, यानी कि किस वक्त कौन सी ट्रेन कहाँ पर है ये पूरा नेटवर्क बनाया जाएगा और नेटवर्क पर हम देख सकते हैं। नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम इसके साथ आता है। कवच इस समय सबसे चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में। इसके अंदर एरर की प्रोबेबिलिटी बताई जाती है 1 है 10 सालों में, यानी कि 10 सालों तक अगर हम इस सिस्टम को यूज़ करेंगे तो हो सकता है सिर्फ एक बार ये फेल हो। तो इतनी उम्दा टेक्नोलॉजी है कवच सिस्टम के अंदर। तभी यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि कवच सिस्टम को जल्द से जल्द भारत के हर ट्रैक पर और ट्रेन में लगाया जाए। सबसे पहले शुरुआत इसकी साउथ सेंट्रल ट्रेन जोन से की जा चुकी है। अब तक कवच सिस्टम को 77 ट्रेनों में 135 स्टेशंस में और 1465 किलोमीटर ट्रैक पर लगाया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझा कि ये दुर्घटना कैसे होती है और कहाँ पर फेलियर था। यहाँ पर हमने कवच सिस्टम को भी समझा है। और फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जल्द से जल्द सिक्योरिटी मेजर्स को टाइट किया जाए ताकि आने वाले समय में हमको ऐसी कोई दुर्घटना देखने को ना मिले। यहाँ पर फ्रेंड्स ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको लेकर एक डेडिकेटेड अथॉरिटी हो और सुपरवाइजरी क्रॉस चेक होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नोडल सिस्टम को फॉलो किया जा सकता है जहाँ पर रीजनल और सेंट्रल लेवल पर सिग्नल्स की मॉनिटरिंग की जाए ताकि कहीं भी अगर कोई गड़बड़ देखने को मिले तो संस्थाएं तुरंत एक्शन ले सकें। इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर समय समय पर हर चीज़ों को अपडेट करना, सिक्योरिटी चेक करना, टेस्टिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि यहाँ पर पता चल सके कि कहीं कोई सॉफ्टवेयर में बग नहीं आ गया हो, कुछ एरर ना आ गया हो। ह्यूमन एरर के साथ साथ सॉफ्टवेयर एरर को भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है उड़ीसा के बालासोर में जो दुखद ट्रेन हादसा हमको देखने को मिलता है।
आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।